सभी को नमस्कार। आचख्युः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। महाभारत के आदि पर्व के पहले ही अध्याय में यह कथन महाभारत के संबंध में ही कहा गया है। जो महाभारत के प्रणेता हैं वे स्वयं इस काव्य के बारे में कहते हैं कि आचख्युः कवयः केचित्, पहले के कवि इस महाभारत इतिहास को कहते आए हैं। संप्रत्याचक्षते परे, कुछ दूसरे कवि हमारे समय में इसको अपने ढंग से फिर कह रहे हैं। और आख्यास्यन्ति तथैव अन्ये, उसी तरह से आगे के समयों में भी महाभारत को अन्य कवि जन कहते रहेंगे। यह इतिहास है। इतिहास का अर्थ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न अर्थ में, आधुनिक अर्थ में जिसको हिस्ट्री कहते हैं वह नहीं, बल्कि जो पहले भी कहा जाता रहा है, इस समय कहा जा रहा है, आगे कहा जाता रहेगा, जो लौट करके हमारे पास आता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अपनी चरितार्थता व्यक्त करता हुआ हमारे साथ जो निरंतर चलता है वह इतिहास है। महाभारत के प्रणेताओं ने स्वयं महाभारत की परिकल्पना इस रूप में की और इतिहास का एक स्वरूप उन्होंने संसार के सामने रखा कि इतिहास वास्तव में इसे कहते हैं। महाभारत इस प्रकार का इतिहास है कि वह प्रत्येक युग में नए ढंग से पुनः पुनः कहा जाता रहा। महाभारत जब तैयार हुआ व्यास के द्वारा, उनके शिष्यों में वैशंपायन के द्वारा, फिर वैशंपायन के शिष्यों में रोमहर्षण और उग्रश्रवा के द्वारा, रोमहर्षण तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा, फिर अनेक कथा गायकों सूतों ने उसकी प्रस्तुतियां की। उसमें एक सातत्य है, सातत्य के साथ उसमें परिवर्तन तो आता है, लेकिन जो मूल भाव व्यास का है वह बना रहता है। मूल भाव यदि व्यास का क्षत होगा तो महाभारत वास्तव में फिर नहीं रहेगा। इसलिए 10वीं शताब्दी के पश्चात जो भक्ति काल आया उसमें तो महाभारत का पुनः पुनः आख्यान लगभग बंद ही होता गया। भागवत, श्रीमद् भागवत प्रस्थान त्रयी के पश्चात प्रस्थान चतुष्टयी बनाता हुआ इस प्रकार से छा गया हमारी चेतना पर कि जो महाभारत की एक जीवन दृष्टि थी, समग्रता की दृष्टि, उसके स्थान पर यह वैष्णवी भक्ति भावना का साम्राज्य हुआ। परंतु यह स्थिति सदैव नहीं बनी रह सकती है, क्योंकि महाभारत ऐसा काव्य है कि उसकी ओर लौटना पड़ता है। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत फिर से महाभारत की ओर लौटता है और बहुत शिद्दत से अनुभव होता है, संजीदगी से, तीव्रता से अनुभव होता है कि महाभारत की हमको आवश्यकता है एक बार फिर। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दियों में महाभारत हमारे रंगमंच पर उतरता है और यह महाभारत का पुनराविष्कार होता है 19वीं और 20वीं शताब्दियों में। बहुत संक्षेप में किस प्रकार से पुनः पाठ महाभारत का नए भारत के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था 19वीं और 20वीं इन दो शताब्दियों में, उसकी चर्चा में किंचित करूंगा। पारसी थिएटर कंपनियों ने महाभारत को उठाया। पारसी थिएटर कंपनियों से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए अनेक स्थापित नेता संबंध रखते थे। दादा भाई नौरोजी तो
राष्ट्र के बड़े सेवक रहे, राष्ट्र नेता रहे हैं। 1852 में उन्होंने पहली पारसी थिएटर कंपनी स्थापित की थी। पहली पारसी थिएटर कंपनी ही दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। सांगली कर्नाटक मंडली बनी महाराष्ट्र में 1867 में। ये पारसी थिएटर कंपनियां पहले तो पौराणिक नाटक करती रहीं। सांगली कर्नाटक कंपनी ने गोपीचंद, जालंधर, अलाउद्दीन इस तरह के नाटक किए, और महाभारत की कथा पर आधारित 2 नाटक इस कंपनी ने किए, कीचकवध और द्रौपदी वस्त्रहरण। इसके कुछ समय बाद ही खाडिलकर, जो प्रख्यात नाटककार हैं मराठी के, उनका कीचकवध आया। कीचकवध किया जा रहा है, द्रौपदी वस्त्रहरण नाटक खेला जा रहा है, और खाडिलकर कीचकवध नाटक लिख रहे हैं। इन नाटकों में पूरे महाभारत का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पुनः पाठ किया जा रहा है। कीचक का जो पात्र है वो निरंकुश विदेशी सत्ता का प्रतीक बन जाता है। द्रौपदी भारतीय जनता की प्रतीक बनती है, और भीमसेन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उसी तरह से चरित्र ही इसमें प्रस्तुत किए जाने लग गए कीचकवध नाटक में। ये 20वीं शताब्दी के आरंभ, पहले दशक में ये हो रहा था, और सीधे जनता को संप्रेषित होता था कि सत्ता के विरोध में, ब्रिटिश सत्ता के विरोध में नाटक है, इसलिए अंग्रेज सरकार ने तुरंत इस पर पाबंदी लगा दी। नाटक, महाभारत पर आधारित नाटक जन आंदोलन का हथियार बनता चला जाता है। इस पूरे परिदृश्य में फिर मुंशी नारायण प्रसाद बेताब उतरते हैं। 1872 में उनका जन्म हुआ था, 1945 में उनका निधन हुआ। 3 बड़े नाटककार पारसी रंगमंच पर अवतरित होते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सक्रिय रहे, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी जी। फिर आगा अष्ट कश्मीरी, जो 1879 में उनका जन्म हुआ था, 1935 में उनका निधन हुआ। और अंतिम बड़े हस्ताक्षर पारसी रंगमंच के और हिंदी के महान नाटककार, कवि, राधेश्याम रामायण के सुप्रख्यात लेखक राधेश्याम कथावाचक। 1890 में उनका जन्म हुआ था, 1963 तक वे जीवित थे। ये बृहत्त्रयी है पारसी रंगमंच की, और हिंदी के भी ये बड़े नाटककार हैं। यद्यपि आगा अष्ट कश्मीरी उर्दू के नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। चौथा नाम इसमें माधव शुक्ल का है। इन चारों ने महाभारत से संबंधित नाटक लिखे, और महाभारत संबंधित नाटक लिख करके जैसी ख्याति इन्होंने पाई वह अपूर्व है भारतीय रंगमंच के इतिहास में। ये 19वीं शताब्दी में हिंदी रंगमंच के 4 बड़े महास्तंभ भी हैं। और आजादी की लड़ाई के दौर में महाभारत का पुनः पाठ ये कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से व्यास महाभारत का पाठ करते आए हर युग में, कृष्णद्वैपायन व्यास जिन्होंने की मूल महाभारत लिखा, उसके पश्चात वैशंपायन, वो भी व्यास के शिष्यों में फिर व्यास हुए। फिर रोमहर्षण सूत हैं, उग्रश्रवा सूत हैं, और अनेक पूरी सूतों की परंपरा जो महाभारत को बार बार गाती है, प्रस्तुत करती है, ये सब अपने समय के व्यास हैं। उसी तरह से ये 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये व्यास हो गए, और इन्होंने महाभारत को रंगमंच पर जिस प्रकार से प्रस्तुत करवा दिया अपने आलेखों के द्वारा, यह बड़ा इतिहास महाभारत ने इसके द्वारा रचा। और जन जागरण में, स्वतंत्रता संग्राम के लिए देश की जनता को ऊर्जा देने में इनकी भूमिका, बड़ी भूमिका रही। 26 नाटक नारायण प्रसाद बेताब ने लिखे थे, मुंशी नारायण प्रसाद बेताब ने, पर महाभारत नाटक उनकी कीर्ति का अक्षय स्तंभ है। महाभारत नाटक जब हम पढ़ते हैं बेताब का, झकझोर देने वाले संवाद उसके हैं, और सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कुचली जा रही जनता की आह उसमें से कुंजित होती है।
कथावाचक ने भी 18 से ज़्यादा नाटक लिखे, राधेश्याम कथावाचक ने। और महाभारत से प्रेरित प्रेरित जो उनके नाटक हैं, वो उसमें कम नहीं है। द्रौपदी स्वयंवर नाटक उनका है, शांति के दूत भगवान श्री कृष्ण उनका नाटक है, और अभिमन्यु वध राधेश्याम कथावाचक का नाटक है। यह बेमिसाल नाटक है हिंदी नाट्य साहित्य में, हिंदी रंगमंच के इतिहास में। अभिमन्यु वध जो राधेश्याम कथावाचक का है, उसने जैसा इतिहास रचा है वह अपूर्व है। पूरे भारतीय नाट्य साहित्य में, रंगमंच के इतिहास में अपूर्व है। लाखों लाखों तो प्रतियां उसकी बिकी थी, और हजारों हजारों लोग देखते थे। देख करके जोश से फड़क उठते थे। और राधेश्याम कथावाचक इतने अच्छे कवि हैं, इतने धारदार संवाद उसके, व्यंग्य से भरे हुए, करुणा से भरे हुए संकेत उसमें हैं अंग्रेज शासन के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए। लेकिन नाम कहीं किसी का नहीं है। सीधे अभिमन्यु की कथा है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने की कथा है। पुलिस घूम रही है कि कुछ कहीं से कुछ मिल जाए तो पकड़ लें। अभिनय करने वालों को भी, राधेश्याम कथावाचक को स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और जो पारसी थिएटर कंपनी के मालिक हैं उनको भी। पर नारायण पर राधेश्याम कथावाचक मंजे हुए लेखक हैं। जनता सीधे समझ रही है कि क्या संकेत हैं। अभिमन्यु जा रहा है, रणभेरी बजती है, उसके साथ गीत गाया जा रहा है, क्रांतिवीर बढ़े चलो, इस प्रकार का गीत गाया जा रहा है। और वह तो महाभारत की लड़ाई में जा रहा है, पर जनता समझ रही है कि हमारे समय को संबोधित हो रहा है, हमारे समय का क्रांतिवीर है या शहीद है। इस रूप में प्रस्तुति उन्होंने कराई राधेश्याम कथावाचक ने। यह बड़ा ही मार्मिक नाटक था। मालवीय जी अभिभूत हो गए इसको देख करके। उन्होंने इसको आमंत्रित किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके दीक्षांत समारोह में इसका अभिनय हुआ, और पूरे देश में तो हजारों हजारों लोगों के सामने अभिमन्यु वध खेला जाता रहा, बहुत अधिक पढ़ा जाता रहा। अद्भुत है कि लाखों लाखों प्रतियां अभिमन्यु वध की छप कर के बिकती चली गईं। यह राधेश्याम कथावाचक की आत्मकथा है, उसमें देखा जा सकता है। नारायण प्रसाद बेताब का भी जीवन चरित्र उपलब्ध है। महाभारत जो उनका खेला गया, उसने क्या इतिहास रचा है, इसको वे तफसील में बयान करते हैं। आशंकाएं थीं जब महाभारत खेला जा रहा था। किसी ने कह दिया कि अमंगल होता है महाभारत खेलने से। अब सेठ जी जो थिएटर कंपनी के मालिक थे और कला प्रेमी थे, उनको व्यवसाय की चिंता थी कि लोग अमंगल होता है ऐसा प्रवाद फैल गया है तो देखने नहीं आएंगे, तो मेरा नाटक पिट जाएगा। बॉक्स ऑफिस पे यदि नहीं चलता है तो कैसे होगा। सारी पारसी कंपनियां तो व्यावसायिक कंपनियां थीं, और सिनेमा नहीं आया था। हजार हजार की जनता की भीड़ लगती थी, टिकट खूब बिकते थे, पहले से बुक बिक्री हो जाती थी आरब। सेठ जी की चिंता दूर करने के लिए पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने कहा कि हवन करा लीजिए एक दिन पहले, कोई अमंगल नहीं होगा। हवन करा दिया उन्होंने। दिल्ली के संगम थिएटर में 29 जनवरी 1913 के दिन पहला शो हुआ। पहला शो हुआ, ये 111 साल पहले की बात, और कोई अमंगल नहीं हुआ। महाभारत परम मांगलिक है, कहाँ से अमंगल होगा। पता नहीं किसने कहाँ से किसे उड़ा दिया कि घरों में नहीं रखना चाहिए महाभारत। हमारे घर में बचपन में रहता था। कभी हमारे पितामह ने नहीं कहा कि महाभारत मत पढ़ो बेटा। बचपन से हम आदि पर्व से लगा करके हमने हिंदी अनुवाद पढ़ना आरंभ किया। हमारे पिता ने, हमारे पितामह ने कभी नहीं कहा। महाभारत की कथाएं खूब सुनी जाती थी, सुनाई जाती थी। इस तरह का कोई टेबू व्यापक रूप में कहीं नहीं रहा। कभी किसी ने कुछ कह दिया। ये भी जो भक्ति काल में बहुत सारे प्रवाद फैलाए गए, ईश्वर भक्ति के लिए सब कुछ समर्पित हो जाओ। महाभारत तर्क का महान आख्यान है, जीवन की विषमताओं का, संकटों का और तर्क का, जिसमें कि मनुष्य अपना समाधान स्वयं खोजता है, उसका आख्यान है। ईश्वर के लिए समर्पित होकर के सब कुछ तर्क को भुला देने का आख्यान चूंकि नहीं है, इसलिए ये प्रवाद तो फैलाए जाएंगे। पर हमारे समय में तो जरूरत है महाभारत की, इसलिए महाभारत लौट लौट करके आएगा। और
पहले दिन जो महाभारत हुआ है 29 जनवरी 1913 के दिन, अगले दिन से तो धूम मच गई महाभारत की। ये बेताब कहते हैं। दिल्ली के नामी गिरामी रईस, प्रभावशाली लोग स्वयं कहकर के आए कि हम आएंगे, और सेठ जी जो मालिक थे वो दुर्योधन का अभिनय कर रहे थे, और बीच में ही कहा गया कि नाटक थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, अमुक अमुक जो हैं ये आएंगे। और अग्रगण्य जो समाज के नागरिक थे, उन्होंने आकर के भाषण दिया जिसमें बताया कि ये नाटक नवयुग ये नारायण प्रसाद बेताब ने उद्धृत किया है वक्तव्यों को कि यह नाटक नवयुग प्रवर्तक, क्रांतिकारक, हिंदू इतिहास का पथ प्रदर्शक, पवित्रता पूर्वक मनोरंजन करने वाला बताया गया। और जो नेता थे हिंदू समाज के, उन्होंने सेठ जी को स्वर्ण पदक अर्पित किया। और बेताब कहते हैं कि मुझे फूलों से भरा हुआ हार मेरी गर्दन में डाल करके उपकार का भार मेरी गर्दन पर उन्होंने डाल दिया। अगाहर्ष तो बड़े समर्थ नाटककार थे, और महाभारत के प्रभाव से अछूती नहीं रही उनकी भी लेखनी। महाभारत ने पारसी थिएटर कंपनी में जो अश्लीलता, छिछोरापन, भद्दा, होंडा प्रदर्शन, यह सब आ रहा था, उसको धो दिया। और पारसी थिएटर कंपनी में पारसी थिएटर कंपनियों के नाटक हम देखेंगे ही नहीं, ऐसी शिष्ट जनों ने मन में धारणा पाल रखी थी। महाभारत ने उस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। महिलाएं महिलाओं के लिए ये नाटक दिखाने योग्य नहीं है जिनमें इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसी धारणा बन गई थी। महिलाएं आने लग गईं, और बेताब बहुत गर्व से चर्चा करते हैं कि मेरे नाटक के बारे में बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन नामक किताब में पृष्ठ 227 पर महाभारत नाटक की प्रशंसा की। उनको बड़ा गर्व है कि हिंदी के बड़े समीक्षक बाबू श्याम सुंदर दास बीए ने मेरे नाटक की तारीफ की है अपने साहित्यालोचन पुस्तक में। और श्याम सुंदर दास ने कहा कि सुरुचिपूर्ण नाटकों से ध्यान हटाकर सुरुचिपूर्ण नाटकों की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला नाटक है यह बेताब का। बेताब ने अपने आत्मचरित में यह भी लिखा है कि महाभारत को जितनी अपार सफलता मिली, उतनी ही आपत्तियां उसके ऊपर उठी। विवाद खूब होते थे। महाभारत तो जहां आएगा तो तर्क होंगे, विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, बुद्धि का खेल है, बुद्धि का नाटक, बुद्धि का काव्य है पूरा। महामना व्यास स्वयं बहुत बड़े प्रखर बुद्धिमत्ता से संपन्न है, महामेधावी है। महाभारत जहां जहां आएगा वहां खूब बहस होगी, और देश के कल्याण के लिए है यह। तो आपत्तियां खूब उठ रही थी, बवाल सा मचने लगा था आपत्तियों का। समाज को झकझोरने के लिए इस प्रकार की आपत्तियां तो आती ही हैं। तो जितनी आपत्तियां आ रही थी, बेताब लिखते हैं कि मुझे लगा कि कम से कम 500 आपत्तियां उठाई गई हैं महाभारत के। महाभारत जो मेरा नाटक था उसके लगातार कई कई शो हो रहे थे, तो जितनी आपत्तियां थी उनको नोट करते गए। कुल मिलाकर के 245 आपत्तियां हुई। बेताब कहते हैं कि मैंने 245 आपत्तियों का एक के बाद एक अच्छी तरह से जवाब तैयार किया। उसको बेताब प्रिंटिंग वर्क से किताब के रूप में मैंने मुद्रित किया, और घोषित कराया कि जिसको शौक हो आपत्तियों का जवाब पाने का, वो किताब ले जाए और इसको पढ़ के देख ले। बेताब महाभारत के अपने प्रदर्शनों पर बहुत प्रसन्न हैं, गदगद हैं। निहाल कर दिया महाभारत ने मुझे, ऐसा वे कहते हैं। महाभारत से मुझे जो मिला वह अनमोल है। उनके शब्द हैं फिर आगे, इतने पर भी समालोचकों ने स्वीकार किया कि महाभारत ने स्टेज का तख्ता पलट दिया है, इसने नाटक की दुनिया में क्रांति कर दी है, और हिंदी के प्रचार में खासी मदद की है। बेताब को इस बात का दर्द था कि उन्हें हिंदी का साहित्यकार नहीं माना गया। माना जाता है, मेरी दृष्टि से बड़े साहित्यकार हैं। घर घर में जिसकी रामायण पहुंच गई, जबान हर हर एक जबान पर जिसके छंद
थिरकते और नाचते रहे लाखों-लाखों लोगों के, ये वैसे लेखक हुआ करते थे और बहुत शक्तिशाली पावरफुल पोएट्री इनकी इनके नाटकों की है, चाहे वो राधेश्याम कथावाचक के नाटक हों या नारायण प्रसाद बेताब के नाटक हों या भगाअष्ट कश्मीरी के नाटक हों। तो इस प्रकार से महाभारत को इन लोगों ने उठाया और हिंदी की जातीय अस्मिता, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की नई इबारत जो लिखी गई, उसमें महाभारत एक माध्यम बना। महाभारत का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य में नवाविष्कार किया गया। इसी में फिर एक महत्वपूर्ण नाटक माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध आता है। माधव शुक्ल तो हिंदी के तपपूत सेवकों में गिने जाते हैं। यह नाटक ही उनका नवजागरण का शंखनाद है और इसमें तो जो नांदी है या मंगलाचरण है, उसमें भी जय जय श्री तिलक देव भारत हितकारी, यह इसकी वंदना है। तिलक से तो बाल गंगाधर तिलक चाहे आप समझिए, या जो तिलक लगाया जा रहा है उसकी वंदना समझ सकते हैं, पर सीधे सीधे राष्ट्रभक्ति और देश के सपूतों को समर्पित यह नाटक हो जाता है, इसलिए पाबंदी लगा दी जाती है ब्रिटिश शासन के द्वारा। महाभारत पूर्वार्ध इस नाम से जो नाटक खेला जा रहा है उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो इसी नाटक को कौरव कौरव कलंक के नाम से शीर्षक बदल करके फिर खेला गया। 1918 में कलकत्ता में यह खेला जा रहा है। एक और नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, महाभारत से संबंधित, माखनलाल चतुर्वेदी का यह आता है। यह कांग्रेस के अधिवेशन में खेला जाता है। राधेश्याम कथावाचक के नाटक, नारायण प्रसाद बेताब के नाटक, माखनलाल चतुर्वेदी का यह महाभारत संबंधी नाटक, ये कांग्रेस के अधिवेशनों में खेले जा रहे हैं। और महाभारत एक देशभक्ति का काव्य बनता है। विदेशी सत्ता के सिंहासन को हिला देने वाला, उसके पायों को झकझोर देने वाला यह महाभारत का पुनः पाठ बनता है। यह कृष्णार्जुन युद्ध जो माखनलाल चतुर्वेदी का है, वह जबलपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में 1919 में प्रस्तुत किया था और देखने वालों में कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे। राष्ट्र प्रेमी जन समुदाय था उसमें। राम कुमार वर्मा ने कृष्ण का अभिनय इसमें किया था। सुप्रसिद्ध नाटककार हैं स्वयं हिंदी के। दर्शकों में जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल थे, लोचन प्रसाद पांडे थे, लक्ष्मीधर वाजपेयी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नाटक की बड़ी सराहना की गई और पूरे नाटक को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो स्वयं एक राष्ट्रभक्त कवि हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समकालीन परिदृश्य से जोड़ करके और राष्ट्रीय भावना से संपृक्त कर दिया था। यह 19वीं शताब्दी अंतिम दशकों में महाभारत के पुनः पाठ की जो प्रक्रिया घटित हुई, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, राष्ट्र में जो नई चेतना आ रही है, उसके संदर्भ में उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की, महाभारत को लेकर के। लेकिन ये चर्चा झलक मात्र है। सैकड़ों नाटक नए खेले गए महाभारत को लेकर के और सभी में ये भावना है कि महाभारत की कहानी की ज़रूरत है आज के संदर्भ में। कहानी तो वही रहती है, फिर से कही जाती है। कहानी में बदलाव नहीं किया गया। अभिमन्यु है, उसके लिए चक्रव्यूह उसी तरह से द्रोणाचार्य ने बनाया, वही कथा है। लेकिन नज़रिया बदलता है। महाभारत को लेकर के नज़रिया बदलता है क्योंकि महाभारत को नए सिरे से देखने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक, स्वतंत्रता संग्राम के पहले के 5 दशकों में यह घटनाएँ, ये रंगमंच पर ये सब कुछ घटित हो रहा था। आगे चर्चा अवसर होने पर करेंगे।
कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और यह जिस शताब्दी में हम रह रहे हैं, उसके पूर्व चतुर्थ भाग में ये जो लगभग चौथाई हिस्सा 21वीं शताब्दी का बीता है, उसमें महाभारत कैसे हमारे साथ एक बार फिर नए सिरे से आ जुड़ा है, क्योंकि महाभारत की ज़रूरत है समाज को, देश को, हमको, आपको। इन शब्दों के साथ संक्षिप्त चर्चा आज की यह मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन महाभारत कितना आवश्यक बनता जा रहा है हमारे लिए, इस सवाल को लेकर के कल फिर आऊँगा। नमस्कार।